जय हिंद साथियों, एग्जाम डे पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे सीटेट जो 2023 में आयोजित किया जाना है जुलाई में। उसके लिए जो जितने भी राज्य से क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि जो स्टेट वाइड जो क्वेश्चन बनते हैं आपके पेडागोजी के अंदर, उसके आज हम सारे टॉपिक क्लियर कर लेंगे। जितने भी राज्य के क्वेश्चन हैं आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो आइए बिना देरी करे हम शुरू करते हैं। और इससे पहले मैं बता दूं कि हमारे जो चैनल पर आपको इससे पहले आपको प्लांट्स वाला पूरा टॉपिक करा दिया गया है, और इसके बाद आपकी वीडियो जो जानवर के जितने भी एनिमल से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, एनिमल की वीडियो आने वाली है। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि अगली जो मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो आपके लिए आने वाली है वो आप मिस ना कर पाओ। तो बिना बिना देरी करे आप शुरू करते हैं। तो देखेंगे हम इसमें पहला क्वेश्चन है, उसका पहला राज्य है इसमें उत्तराखंड। उत्तराखंड के बारे में देखेंगे हम। उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच में एक ऐसी जगह है जहां फूल ही फूल होते हैं, यानी कि जिसे फूलों की घाटी कहा जाता है। यह फूल साल में कुछ ही हफ्ते के लिए खिलते हैं। तो यह इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके कि उत्तराखंड में, तो ये कथन के रूप में आएगा आपके। तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में। इसके बाद अगला राज्य जो आएगा आपका, अगला राज्य है आपका बिहार। तो बिहार में हम देखेंगे, बिहार में पहला जो कथन है उसको देखेंगे। मधुबनी लोक चित्रकला का यहाँ बहुत पुराना रूप है, यानी कि जो मधुबनी चित्रकला का संबंध है वो बिहार राज्य से है। इसके बाद अगली लाइन देखेंगे हम। बिहार में मधुबनी नामक एक जिला है जहाँ त्योहारों और खुशी के मौके पर वहाँ घर की दीवारों और आंगन में चित्र बनाए जाते हैं। यह चित्र पिसे हुए चावल के घोल के रंग के बनाए जाते हैं। तो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट जो बात हुई याद रखने वाली, तो यह बिहार में मधुबनी नामक एक जिला है, यानी कि जो मधुबनी नाम पड़ा है एक जिले के नाम पर पड़ा है। वहाँ दीवारों और आंगन में चित्र बनाए जाते हैं, दीवारों और आंगन में, इसे ध्यान रखेंगे। इसके बाद ये चित्र किस चीज के बनाए जाते हैं, चावल के घोल से, यानी कि पिसे हुए चावल के घोल से चित्र बनाए जाते हैं। इसके बाद इसका अगला कथन देखेंगे हम। अगला कथन है, मधुबनी लोक चित्रकला का प्रयोग किए जाने वाले रंग खास तरह के होते हैं। इसे बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि इस्तेमाल में लाया जाता है। चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी और मछलियों और अन्य जीव जंतुओं के साथ चित्र बनाए जाते हैं। यानी कि जो मधुबनी चित्रकला है उसके जो कलर हैं वो नील, हल्दी, फूल, पेड़ों से तैयार किए जाते हैं, और इसमें इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियों आदि जानवरों के चित्र बनाए जाते हैं। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, और साथ ही साथ आपको कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि आपको किसी भी सब्जेक्ट की जो पीडीएफ नोट्स चाहिए हो तो हमको कमेंट में लिखकर सेंड कर देंगे पीडीएफ नोट्स। तो आइए अगला जिला है आपके लिए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जिला है। तो आइए उत्तर प्रदेश जिले को देखते हैं हम। इसमें पहला कथन है, उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। यानी कि जो कचनार है उसके फूलों की सब्जी कहाँ बनाई जाती है, उत्तर प्रदेश में। तो कचनार के फूलों का संबंध कहाँ से है, उत्तर प्रदेश से। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और इसके बाद है अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। यानी कि जो उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला है वह इत्र के लिए फेमस है। और अलीगढ़ जो है, अलीगढ़ जिला वो तालों के लिए फेमस है। तो आइए इस कथन को देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। यहाँ पर इत्र बनाने के लिए पास के इलाकों से ट्रक भरकर फूल लाए जाते हैं, फिर उनसे इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। कन्नौज में इस काम में हजारों लोग लगे हुए हैं। तो यहाँ का जो इत्र है बहुत फेमस है। और उत्तर प्रदेश का नृत्य जो है वो है कथक। इसके बाद अगला जो लाइन दे रखी है इसमें, उत्तर प्रदेश का जो नृत्य है वो है कथक। इसको भी आप याद कर लेंगे, उत्तर प्रदेश का नृत्य कथक, कथक कली नहीं, कथक। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, वो अगला टॉपिक हम देखेंगे, जो अगला राज्य है आपका वो है केरल। केरल में केलों के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। यानी कि यहाँ
केले के फूलों की सब्जी कहाँ बनाई जाती है? केरल में। कैसे? केले कैसे? केरल। और कचनार के फूलों की है वो उत्तर प्रदेश में। तो आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे। केले के फूलों की सब्जी बनाई जाती है केरल में। केरल के लोग पानी को पार करने और दूसरी तरफ जाने के लिए फेरी नाव का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जो केरल के लोग हैं आवागमन के लिए नाव का इस्तेमाल भी करते हैं। केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। इसको भी आप याद कर लेंगे। जो केरल की भाषा है वो मलयालम भाषा है। केरल में टेपिकोआ जमीन के नीचे उगाया जाता है। यह एक प्रकार का फल है जिसे केरल के लोग उबाल कर खाते हैं। टेपिकोआ को कप्पा भी कहा जाता है। तो यह आपके बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ऐसा आज तक कोई एग्जाम नहीं बचा सीटेट का जिसमें यह आपको देखने को नहीं मिला हो। तो इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे। केरल में टेपिकोआ जमीन के नीचे उगाया जाता है। यह फल है, इसको उबाल कर खाते हैं। टेपिकोआ को कप्पा भी कहा जाता है। इसके बाद अगला जो कथन है, बल्लम लकड़ी की बनी छोटी नाव होती है जो केरल में पाई जाती है। जो केरल की नाव है उसका क्या नाम है? बल्लम लकड़ी। बल्लम लकड़ी से बनी छोटी नाव, यानी कि जो केरल में नाव बनाई जाती है वे किस लकड़ी की बनाई जाती है? बल्लम लकड़ी की। और मलयालम में माँ की बड़ी बहन को बलियम्मा और नानी को अमुअम्मा कहते हैं। और चाचा को चिटप्पन और चाची को कुंजम्मा कहते हैं। पिता को अप्पा कहते हैं। तो इनको भी आप याद कर लेंगे। यह भी बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है। 2022 में एग्जाम हुआ था सीटेट का, उसमें यह है जो कई दिन की शिफ्ट में यानी कि जो 2-3 दिन तक लगातार यह क्वेश्चन आपका केरल से पूछा गया है। इसके बाद अगला जो कथन देखेंगे हम, अगला कथन है, केरल में मसालों का बगीचा भी स्थित है। यानी कि जो केरल को मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। यहाँ काली मिर्च, इलायची, तेजपत्ता आदि उगाए जाते हैं। तो इसको भी आप याद कर लेंगे कि काली मिर्च, इलायची, तेजपत्ता की खेती कहाँ की जाती है? केरल में। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश से देखेंगे, मुक्तापुर गांव आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली जिले में स्थित है। पोचमपल्ली जिला तेलंगाना में है। इस जिले में ज्यादातर परिवार बुनकर हैं, इसलिए इस बुनाई को पोचमपल्ली और कलमकारी के नाम से पहचाना जाता है, जो चमकदार साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि जो पोचमपल्ली गांव है इसका, वो चमकदार साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। इसको आप याद कर लेंगे। इसके बाद दूसरा कथन देखेंगे हम। सबसे पहले धागे की लड़ियों को उबले हुए पानी में डालकर उनकी गंदगी को दाग धोए जाते हैं। फिर धागों को सुंदर रंग से रंगा जाता है। उसके बाद सुखाकर उनकी गट्टी बनाते हैं। धागे की गठिया करघे में लपेट दी जाती है। फिर इसमें कपड़े बुने जाते हैं। रेशमी कपड़े और साड़ियों रेशम के धागे से बुनी जाती हैं। सूती धागे से साड़ियाँ, कपड़ों के थान, चादरें आदि बुनी जाती हैं। यानी कि जो केरल के पोचमपल्ली गांव है उसमें क्या क्या काम होता है? वहाँ रेशमी कपड़े बनाए जाते हैं, रेशमी साड़ी, सूती धागे की साड़ी और कपड़े के थान, चादरें आदि बनाई जाती हैं। तो इस प्रकार आप इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेंगे। इस बार आंध्र प्रदेश से आपका क्वेश्चन देखने को अधिक मिलेंगे। इसके बाद है अगला क्वेश्चन। इसमें अत्रेमपुरम गांव आंध्र प्रदेश में है। यानी कि जो इस प्रकार का जो गांव है अत्रेमपुरम, यह गांव कहाँ स्थित है? यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के लोगों का सबसे प्रिय भोजन डोसा, इडली, सांभर, नारियल की चटनी। तो यह आपका ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई में आपके क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो इडली को आप मिलाएंगे आंध्र प्रदेश से। तो इस प्रकार के आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं इस लाइन से। तो इसको आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेंगे और अच्छे से इसको याद कर लेंगे। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ हमारी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। और इसके बाद जो आप किस टॉपिक पर अगली वीडियो चाहते हो वो भी आप हमको कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो राज्य है वो है मुंबई। महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकोड़े बनाए जाते हैं। जो सहजन के फूल हैं उसके पकोड़े कहाँ बनाए जाते हैं? मुंबई में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। बर्ली पेंटिंग महाराष्ट्र की पारंपरिक कला है। यानी कि जो बर्ली पेंटिंग है वह उसका संबंध कहाँ से है? महाराष्ट्र से है। इस चित्रकला में फसल पैदावार, शिकार, मछली पकड़ना, खेती, उत्सव, नृत्य और जानवर आदि जैसे प्राकृतिक दृश्य बनाए जाते हैं। इस कला में मिट्टी और गाय के गोबर का प्रयोग किया जाता है। यानी कि
जो बल्ली पेंटिंग है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, मिट्टी और गाय के गोबर का। तो इसका संबंध, बल्ली पेंटिंग का संबंध महाराष्ट्र मुंबई में स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, जो कि आपका अगला राज्य है आपका लद्दाख। तो लद्दाख से आपके क्वेश्चन भर भर कर पूछे जाते हैं। तो आपका हर एक सेट में आपको लद्दाख से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके बाद अगला जो राज्य है लद्दाख, उसको देखेंगे हम। लद्दाख में बहुत ही कम बारिश होती है। यहाँ दूर दूर तक बर्फ के ढेर, यानी कि बर्फ के ढके पहाड़ और सूखा ठंडा मैदान होता है। यानी कि जो ठंडा मरुस्थल कहाँ स्थित है, किसे कहते हैं, तो वह है लद्दाख को कहते हैं। लेह भाषा में जिले का अर्थ स्वागत है। जूले का अर्थ स्वागत है, यानी कि जो लेह लद्दाख में आपको जूले जूले कहा जाता है, यानी कि जो स्वागत करेंगे आपका कोई भी मानव जन, तो आप उसमें जूले जूले कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ वेलकम कहते हैं। इसके बाद लेह और लद्दाख की छत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, यानी कि जो घर लेह लद्दाख में जो घर बने हुए होते हैं उसमें जो छत जो होती है उसका महत्वपूर्ण हिस्सा घरों का होता है। सभी घरों की छतें समतल होती हैं। छतों को मजबूत बनाने के लिए लकड़ी के मोटे तने का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जो लकड़ी के मोटे मोटे तने हैं वो मकान की छत में लगाए जाते हैं, जिससे कि जो बर्फ गिरती है उसके वजह से वह छत टूटे नहीं। इसके बाद है गर्मियों में लेह और लद्दाख के लोग बहुत से फल सब्जियां सुखा लेते हैं और इन्हें ठंड के दिनों में इस्तेमाल करते हैं। जब फल सब्जी नहीं मिल पाती, यानी कि जब फल सब्जी नहीं मिल पाती, तो जो गर्मियों में उन्होंने सुखाया था उससे ही अपना भोजन यापन करते हैं। इसके बाद है अगला अगला टॉपिक, इसमें जो अगली लाइन है इसका अगला कथन देखेंगे हम। लद्दाख में चांगथांग लगभग 5,000 मीटर ऊंचाई पर बना है। तो यानी कि जो इसकी ऊंचाई है वह बहुत बार एग्जामों में पूछी जाती है। तो इसके बाद अगला जो है, इसकी अगली लाइन देखेंगे, यह इतना ऊंचा है कि सामान्य रूप से सांस लेना यहाँ मुश्किल हो जाता है। इसमें सिरदर्द कमजोरी महसूस होने लगती है। यहाँ दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं पड़ता, बस साफ नीला आसमान और पहाड़ों के बीच बहुत तालाब दिखाई देते हैं। इसके बाद है यहाँ सर्दियों में तापमान 0 डिग्री से बहुत कम हो जाता है और हवा 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बहती है। इसके बाद है अगला, चांगपा एक जाति है जो लद्दाख में पहाड़ों में रहती है, यानी कि चांगपा जाति का संबंध किससे है, लेह लद्दाख से। इसके बाद पहाड़ों में रहती है। इस जनजाति में केवल 5,000 लोग हैं, यानी कि चांगपा जाति के जो लोग हैं वो कितने हैं, 5,000। चांगपा के लोग हमेशा अपनी भेड़ बकरियों के झुंड के साथ घूमते रहते हैं। इन्हीं जानवरों से इनकी अपनी जरूरतें सामान जैसे दूध, मांस, टेंट आदि के लिए चमड़ा, स्वेटर, कोट के लिए ऊन आदि भेड़ बकरियों से इनकी सारी पूंजी है। जितनी ज्यादा भेड़ बकरियां होती हैं उस परिवार को उतना ही जो सकुशल समझा जाता है। इसके बाद अगला जो कथन देखेंगे हम, चांगपा एक खास तरह की बकरियां पालते हैं। इन्हीं जानवरों से उन्हें दुनिया की सबसे मशहूर पश्मीना ऊन, जो चांगपा लोग हैं उनकी भेड़ें ऊंचे ऊंचे स्थान पर रहती हैं, तो जो उनके जो वाल होते हैं, रेसे होते हैं, वह बहुत ही मजबूत होते हैं। तो उससे एक मशहूर जो पश्मीना ऊन का सोल है, यानी कि जो पश्मीना ऊन मिलती है, वह चांगपा जाति की जो भेड़ बकरियां हैं उनसे प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से अगला कथन इसका हम देखेंगे, चांगपा के लोग अपना सारा सामान घोड़ों और याक पर लाद कर घूमते हैं। जब इन्हें आगे बढ़ना होता है सिर्फ 2.5 घंटे में अपना ढेरों समेट कर निकल पड़ते हैं। इन्हें जहाँ ठहरना होता है वहां कुछ देर अपना टेंट गाड़ लेते हैं और सामान निकालते हैं और इनका घर तैयार हो जाता है। यानी कि जो चांगपा जाति के लोग हैं यह टेंट लगाकर रहते हैं। इतना टेंट बड़े तिकोने आकार के होते हैं, यानी कि जो बड़े तिकोने इस आकार के इनके टेंट होते हैं रहने के लिए। तो यह अपने टेंट को रेवो कहते हैं। तो यानी कि जो चांग प्रजाति के लोग हैं उनके टेंटों को रेवो कहा जाता है। इसके बाद है याक के बालों की बुनाई करके चांगपा पटिया बनाते हैं, जिन्हें सिलकर जोड़ लेते हैं और मजबूत और गर्म होती हैं, जो बर्फीले तेज हवाओं से बचाती हैं। टेंट लगाने से पहले जमीन को 2 फुट गहरा गड्ढा खोद लिया जाता है, फिर गड्ढे के आसपास उसी जमीन पर टेंट लगाते हैं। रेवो फ्लैट कमरे जितना बड़ा होता है
यह लकड़ी के बड़े बड़े डंडों के सहारों के बीच खड़ा होता है। रैवों के बीच बीच में खुले छेद होते हैं जहां से चूल्हे का धुआं बाहर जाता है। इस टेंट का डिजाइन 1000 साल पुराना है। यानी कि जो चांगपा जाति के जो अपना टेंट लगाते हैं रैवो, उसको 1000 साल पुराना माना है। इसके बाद अगला कथन देखेंगे हम। जो अगला कथन है इसका पश्मीना शॉल पर। तो माना जाता है कि पश्मीना शॉल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। यानी कि जो एक आपने स्वेटर पहन लिया तो ऐसा लगेगा आपको जैसे कि आपने 6 स्वेटर पहन रखे हो। यानी कि इतनी जो उसमें गर्मी उत्पन्न हो जाती है। यह बहुत पतली होती हैं फिर भी बहुत गर्म होती हैं। वह बकरियों जिसने पश्मीना मिलता है वह लगभग 5000 मीटर ऊंचाई पर पाई जाती है। यहाँ सर्दियों में तापमान 0 डिग्री से भी बहुत कम चला जाता है। इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर में बहुत बारीक और नरम बाल उग आते हैं जो गर्मियों में झड़ जाते हैं। ये बाल बहुत पतले होते हैं। इनके पतले पतले बकरियों के 6 बाल बनाकर हमारे सिर का एक बाल के बराबर मोटाई होती है। यानी कि जो बकरी के 6 बाल उसके और हमारा एक बाल जो बराबर मोटाई का आपको देखने को मिलेगा। इनकी बुनाई इसलिए पश्मीना शॉल को मशीनों द्वारा नहीं बुना जा सकता क्योंकि वे उनके जो बाल होते हैं वो बहुत पतले होते हैं। इनकी बुनाई हाथों से करने के लिए खास बुनकर होते हैं। यह एक लंबा और कठिन काम है। अगर एक बुनकर 250 घंटे बुनाई करते हैं तब जाकर एक साधारण पश्मीना शॉल जाकर तैयार होता है। तो लेखा एक ऐसी जगह है जहां भेड़ और बकरियों को रखा जाता है। यानी कि भेड़ बकरियों को रखने के लिए लेखा नामक जो जगह होती है। लेखा की दीवारों और पत्थरों से बनी होती है जहां परिवार अपने जानवरों के झुंड को पहचानने के लिए एक निशान बनाता है। यानी कि जो इसके भेड़ बकरियां होती हैं चांगपा जाति के, उन पर एक खास प्रकार का ये निशान लगा देते हैं। इसके बाद अगला जो देखेंगे हम, अगला राज्य है इसका श्रीनगर। श्रीनगर में टूरिस्ट हाउस बोट में रहना पसंद करते हैं। हाउस बोट 80 फुट तक लंबे होते हैं और बीच में इनकी चौड़ाई 8-9 फीट होती है। इसके बाद है हाउस बोट में कई बड़े घरों के अंदर छत की पतली लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है। इस इनमें एक खास डिजाइन खत्मबंद है जो जिसना पजल जैसा दिखता है। इसके बाद अगला जो इसका कथन देखेंगे हम। श्रीनगर में बहुत से परिवार डोंगा में रहते हैं। इसे 1 मिनट रुक जाएंगे, इसको सेट कर लेता हूं मैं पीडीएफ को। हाँ, इसे देख लेंगे हम। श्रीनगर में डोंगा में रहते हैं। जो डल झील और झेलम नदी के इस तरह के डोंगे देखा जा सकता है। मकान की तरह डोंगे में भी अलग अलग कमरे होते हैं। इस प्रकार अगला कथन देखेंगे हम। कश्मीर के गांव में पत्थरों को काटकर एक ऊपर एक यानी कि एक को ऊपर एक ऐसे रखकर उसमें दीवार तैयार की जाती है और पत्थरों के ऊपर मिट्टी की पुताई कर दी जाती है। लकड़ी का भी इस्तेमाल इन घरों में किया जाता है। इन घरों की छत ढलवा होती है। यानी जो श्रीनगर में घर बनाए जाते हैं उनकी छत ढलवा होती है जिससे कि बर्फ गिरे तो ऐसे रपट जाए। इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद है अगला। कश्मीर में कुछ पुराने घरों में एक खास प्रकार की खिड़की होती है जो बाहर बाहर की ओर उभरी होती है। यानी कि जो बाहर की ओर खुलती है। उन्हें डब कहा जाता है। इन पर लकड़ियों का सुंदर डिजाइन होता है। इनमें बैठकर बाहर का नजारा बढ़िया दिखता है। इसके बाद अगला जो है इसका कथन वो पढ़ेंगे हम। यहाँ के पुराने घर पत्थर, ईंट और लकड़ियों से बने होते हैं। घर के दरवाजों खिड़कियों पर डिजाइनदार चाप मेहराब होते हैं। यानी कि जो इनके घर हैं उन पर एक खास प्रकार के डिजाइन आपको देखने को मिल जाएंगे। कश्मीर में कुछ घर पत्थर और मिट्टी के बनाए जाते हैं पर सर्दियों में इन घरों में कोई नहीं रहता। गर्मियों में बकरवाल लोग यहाँ रहने आते हैं जब वे बकरियों को चराने के लिए पहाड़ों और ऊंचाई पर ले जाते हैं। इसके बाद अगला राज्य है हमारा झारखंड। झारखंड में कुड़ुक भाषा में जंगलों को तोरांग कहते हैं। यानी कि जो झारखंड का संबंध कुड़ुक भाषा से है। यानी कि कुड़ुक भाषा जो है झारखंड में बोली जाती है। कुड़ुक भाषा में जंगल को तोरांग कहा जाता है। तो तोरांग का संबंध किससे है? झारखंड से। इस प्रकार से आप इसको याद कर लेंगे। जंगल इसमें झारखंड में और देखेंगे हम एक कथन और है इसका।
जंगल अधिकार कानून 2007, इसके अनुसार जो लोग कम से कम 25 सालों से जंगल में रह रहे हैं तो उनका जंगल की भूमि पर उगाई जाने वाली फसल पर अधिकार है, उन्हें जंगल से हटाया नहीं जा सकता। तो इसके बाद अगला अगला राज्य हम देखेंगे, अगला राज्य है आपका मिजोरम। मिजोरम में 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हैं। यहाँ मुश्किल जीवन जीते हुए लगभग सभी बच्चे स्कूल जाते हैं। यानी कि जो मिजोरम में आपके 3/4 लोग जंगल से जुड़े होते हैं। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा कि कितने लोग जो मिजोरम में जुड़े होते हैं खेती से, वो 3/4। इसके बाद है झूम खेती। तो झूम खेती का संबंध मिजोरम राज्य से है। मिजोरम और उत्तर पूर्वी की झूम खेती को बहुत ही रुचिकर प्रकार की खेती माना जाता है। इस इस एक फसल को काटने के बाद जमीन को कुछ साल तक छोड़ दिया जाता है, इसमें खेती नहीं की जा सकती। इस जगह जो बांस या जंगल उग जाता है उसे उखाड़ते नहीं है, वहीं काट कर जला दिया जाता है उसको, और यह राख जमीन को खाद देने के काम करती है। जमीन को जलाते हुए आसपास के पेड़ और जंगलों का नुकसान न पहुंचने का ध्यान रखा जाता है। और इसके बाद है इस ध्यान रखा जाता है, फिर जब जमीन की खेती के लिए तैयार की जाती है तो जमीन को हल्का खोदा जाता है, जोता नहीं जाता, और इस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। एक ही खेती में अलग अलग तरह के बीज जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च, चावल बोए जाते हैं। इसके बाद अगला इसका कथन देखेंगे, फसल को समय अनचाही घास और पौधे उखेड़ते नहीं है, इनको काट कर गिरा दिया जाता है ताकि जमीन में मिट्टी में मिल जाए, इससे भी जमीन उपजाऊ होती है। अगर किसी परिवार में किसी कारण खेती का काम पिछड़ जाता है तो दूसरे लोग उनकी मदद करते हैं, उन्हें खाना देते हैं। तो यह मिजोरम राज्य की एक विशेषता है। इसके बाद अगला जो है, अगला देखेंगे हम इसमें कथन। अगला कथन है इनका, यहाँ की मुख्य फसल चावल है, इसको काटने के बाद घेर पर ले जाने के लिए एक मुश्किल काम होता है। यहाँ सड़कें नहीं होती, केवल ऊंचे नीचे पहाड़ होते हैं। लोगों को फसल अपनी पीठ पर लादना पड़ता है और इस काम के लिए कई हफ्ते लग जाते हैं। काम खत्म हो जाने पर पूरा खुशियां मनाया जाता है। लोग साथ मिलकर खाना पकाते हैं और नाचते हैं। अपना इस खास नृत्य को यहाँ चेराव नृत्य कहते हैं। तो चेराव नृत्य का संबंध मिजोरम राज्य से है, तो आप इसको याद कर लेंगे और मोस्ट लगा लेंगे। इस नाच में जमीन पर बांस के डंडे दो दो लोग जोड़ी आमने सामने बैठते हैं और ढोल ताल पर डंडियों जमीन पर पीटते हैं और डंडियों के अंदर बाहर कूदते हैं और ताली बजाते हैं, ताल पर नाचते हैं। इसके बाद है पूरन पोली। एक ऐसी मीठी रोटियां हैं जो गुड़ और आटे से बनाई जाती हैं। पूरन पोली, वो भी उसका संबंध मिजोरम से है। ऐसे दलाल जो पैसे उधार देते हैं उन्हें मुकदाम कहते हैं, यानी कि जो पैसे उधार देता है वहां उसको मुकदाम कहते हैं। इसके बाद अगला राज्य है आपका गुजरात। तो गुजरात की जो सबसे मोस्ट जो है दांडी यात्रा, वह 1930 में घटित हुई थी। यह भारत की आज़ादी से पहले बहुत सालों आम लोगों ने नमक बनाने पर रोक लगा दी गई थी, जिसके ऊपर एक भारी टैक्स कानून के रूप में लगा दिया था। उसके खत्म करने के लिए अहमदाबाद से दांडी तक की लंबी यात्रा की गई थी और नमक कानून को तोड़ा गया था। तो इस प्रकार से आप दांडी यात्रा को याद कर लेंगे। दांडी यात्रा का संबंध गुजरात राज्य से है। तो यह नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी यात्रा की गई थी, तो इसको आप याद कर लेंगे। इसके बाद अगला नमक बनाना। समुद्री जल को जमीन पर क्यारियों की तरह बनाए गए गड्ढों में भर लिया जाता है। तेज धूप से पानी सूख जाता है और नमक के ढेर वहीं रह जाते हैं। तो इस प्रकार से जो नमक तैयार की जाती है, यह भी गुजरात के आसपास अधिक नमक तैयार की जाती है। इसके बाद है डेड सी, यानी कि जो मृत सागर है। सभी महासागरों में समुद्र का पानी नमकीन होता है, लेकिन मृत सागर में दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इतना नमकीन है कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक इसमें घुली होती है। क्या इतना नमक तुम चख पाओगे? ये बहुत ही कड़वा लगेगा। मजेदार यह बात है कि यदि किसी को तैरना नहीं आता तो वह पानी में नहीं डूबेगा, वह पानी में ऐसे तैरेगा जैसे आराम से लेटा हो। तो मृत सागर की जो है नमक और उसका अनुपात है आपका इसमें 1 लीटर में 300 ग्राम। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही साथ
आपको किसी भी सब्जेक्ट की पीडीएफ चाहिए तो हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही साथ अगले टॉपिक पर किस पर आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि अगली वीडियो जो आपके पास समय पर पहुंच जाए। धन्यवाद।